ठीक है। तो बेटे अब क्वेश्चन करते हैं। फ्रिक्शन टॉपिक चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। डायनेमिक्स हमारा यूनिट नंबर कौन सा है? 3। उसमें डायनेमिक्स में पहले आता है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज हम कैसे हैंडल करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर आता है फ्रिक्शन, फिर उसको यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी इसमें आता है, बैंकिंग ऑफ रोबोट्स भी आता है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट भी आता है, ठीक है। पहले 12 लेक्चर जो पोस्ट हुए हैं उनमें सारी थ्योरी अच्छे से की हुई कवर, ठीक है। लेक्चर बड़े छोटे हैं, 30-40 मिनट्स के लेक्चर हैं। अगर कोई एक आधा लेक्चर जो 1 आवर तक पहुंचा हुआ है, बाकी सारे इतने ही हैं। तो आपको डेली अगर 30-35 मिनट वाले लेक्चर आप 2 देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, 6-7 डेज़ में सारा चैप्टर आपका नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने हॉलीडेज़ में भी आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था, ठीक है। जिन्होंने देख ली मैं वेरी गुड, जिन्होंने नहीं देखे तो अभी देख लेना, ठीक है। बिकॉज लॉस आपका ही होना कि अगर आपने वो काम टाइम पे कंपाइल नहीं किया तो फिर चीज़ें पाइलअप होती हैं, फिर सिलेबस नहीं होता, ठीक है। ये 10th की साइंस नहीं है। 10th में साइंस बहुत ईजी है, बड़ा लिमिटेड सिलेबस है। ये 10th की साइंस से कम नहीं तो 10 टाइम्स आगे है, ठीक है। डिफरेंस समझ रहे हो? मिनिमम 10 टाइम्स आगे है। तो उसके लिए एफर्ट भी क्या करने पड़ेंगे? 10 टाइम्स करने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा हॉलीडे होमवर्क में अभी तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हुए हैं। MCQ चल रहे थे लॉज ऑफ मोशन के, 28 तक हो गए थे, ठीक है। उसके आगे हमने करना है। क्वेश्चन लिखो, फोर्सेस के ऊपर ही है। तो 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, MCQ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 कंकरेंट फोर्सेस। पता है कंकरेंट फोर्सेस कौन से होते हैं? कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? पता है आपको? 10th या 9th में हमने कंकरेंट लाइंस पढ़ा हो। जो लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, सिंगल पॉइंट, उनको कहते हैं कंकरेंट लाइंस। फोर्सेस को भी कहते हैं कंकरेंट। एग्जांपल है, ये डस्टर है, इस डस्टर पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है अभी? वेट नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर। वेट कौन लगा रहा है? अर्थ। नॉर्मल एक्शन कौन लगा रहा है? मेरा हैंड, ठीक है। एक फोर्स मैंने यहाँ से लगा दी, क्या डस्टर मूव कर रहा है? मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ ना, मेरी फोर्स को कौन काउंटर कर रहा है? फ्रिक्शन कर रही है। आई एम ट्राइंग टू दिस डस्टर स्लिप फॉरवर्ड, यही कर रहा हूँ ना। स्लिपिंग कहाँ करवाई जा रही है? इस साइड पे, इधर, बट स्लिप कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही है। लग गया पता पहले? अब इस केस में डस्टर के ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही हैं? 3 लग रही हैं। नेट फोर्स 0 है, बट फोर्सेस का नंबर कितना है? 3। कौन कौन? अप्लाइड फोर्स, वेट, नॉर्मल एक्शन। क्या तीनों फोर्सेस डस्टर पे लग रही हैं? और डस्टर के ऊपर 3 फोर्स इकट्ठी लग रही है, तीनों क्या होंगी? कंकरेंट होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, लिखो, बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 कंकरेंट फोर्सेस फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस लग रही हैं, कंकरेंट हैं, बट फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? नेट फोर्स कितना हो? 0। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होती है, डज इट मीन्स बॉडी ऑलवेज एट रेस्ट और समथिंग एल्स? नेट फोर्स 0 है तो बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, और कुछ केस बन सकता है? एक तक केस होगा बॉडी हमेशा रेस्ट पे है, दूसरा केस क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर ये मेरा हैंड है, यूनिफॉर्मली जा रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो मेरी हैंड के ऊपर नेट फोर्स कितनी है? कितनी है? 0। तो अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, 2 चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तो बॉडी रेस्ट पे होगी, यहाँ क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। और ये कब होता है? जब बॉडी क्या होती है? इक्विलिब्रियम में। तो ये लिखा है ना, 3 फोर्सेज लग रही हैं, कंकरेंट हैं, इक्विलिब्रियम में है। ऑप्शंस क्या क्या हो देखो, इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेज इज इक्वल टू थर्ड फोर्स। पहला पॉइंट क्या है? इक्वल टू, बेटे लिख लो, पहले ऑप्शन की है रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्स इज इक्वल टू थर्ड फोर्स। सेकंड है ऑपोजिट टू थर्ड फोर्स, और थर्ड है कोलिनियर विद थर्ड फोर्स। क्या है? कोलिनियर विद थर्ड फोर्स। और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। भवन देखना कि ये वीडियो चलती रहे, कभी रुकेगी मेरे को बता देना, ठीक है। बेटे ऑप्शन लिख ली। अच्छा, MCQ के पेपर में हमारे हॉलीडे में आंसर लिखे हुए थे, तो बच्चों ने नॉर्मली आंसर टिक करके सीधा लिख दिया हुआ है, बट क्वेश्चन हमारा आंसर टिक करना नहीं है, हमारा है ये कैसे हुआ, हाउ दिस हैपन्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या बोली उन्होंने? कहता है इक्वल टू थर्ड फोर्स। देखो, एक फोर्स लग रही है, एक इधर लग रही है, इनका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे? कौन सा लॉ यूज करते हैं? इस केस में पैरेललोग्राम लगाएंगे, बिकॉज दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। बनाया पैरेललोग्राम, इनका रिजल्टेंट ये हो गया ये रिजल्टेंट। ये पहली फोर्स थी F1, ये कौन थी? दूसरी।
अगर थर्ड फोर्स बिल्कुल इसके इक्वल एंड ऑपोजिट आ जाती है, ये वाली फोर्स बिल्कुल इस रिजल्टेंट के क्या आती है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या होगी, मीन्स पहली फोर्स, दूसरी फोर्स और तीसरी फोर्स, तीनों का रिजल्टेंट कितना आ गया। ये कब होगा, अगर किसी दो का रिजल्टेंट जो होगा थर्ड फोर्स क्या हो उसके बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट। तो पहली ऑप्शन कह रहे हैं ना, थर्ड फोर्स इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड बी, बोल रहे हैं ना, इट मे बी ट्रू। क्या ये दो वेक्टर कोलिनियर थे, सेम लाइन में है कि सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन वाली एग्जांपल है, ठीक है। मीन्स एक फोर्स इधर लग रही है, एक नीचे लग रही है, एक तीसरी ऐसे लग गई, और वो किसके इक्वल ऑपोजिट लगी, इन दोनों के रिजल्टेंट के लगी, तो बॉडी इक्वल में रहेगी, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको ये और थर्ड फोर्स ये, इनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। पहली ऑप्शन ट्रू है। अगली सेकंड कहता है ऑपोजिट टू द थर्ड फोर्स, ऑपोजिट टू द, ये ठीक है कि नहीं, क्या ये वाली फोर्स इसके इक्वल भी है और इसके सेम डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट है, ये भी ठीक है। इज कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स, कोलिनियर सेम लाइन, क्या ये वाला रिजल्टेंट और ये थर्ड फोर्स सेम लाइन में है, तीनों पॉइंट हो गए वेरीफाइड। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में ये नहीं आएगा 3 फोर्सेज आर रिजल्टेंट 0 ड्रॉ डायग्रामेटिकली ऐसे बता दो, क्वेश्चन आते हैं ऐसे MCQ, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, लग गया पता। तो सिर्फ हमारा एम ये नहीं है कि ਅਸੀਂ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ अपने होमवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ आंसर लिख के आना, ऐ नहीं करना, हमें अंडरस्टैंडिंग हो चाहिए। अगर नहीं समझ लगती कोई चीज़ मार्क करो, मेरे से पूछ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो मास ऑफ बाइसिकल राइडर, एक बाइसिकल राइडर है, उसका मास ऑफ बाइसिकल राइडर along with bicycle is 100 kg, is बाइसिकल राइडर का मास ते बाइसिकल का मास दोनों का जोड़ के कितना है 100 kg। ही वॉन्ट टू क्रॉस ओवर सर्कुलर टर्न, उन्हें की करना है, सर्कल टर्न क्रॉस करना है। ऐसा मीनिंग क्या होया, स्कूल के बाहर से निकले हो, टर्न लेते हो, या राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेते हो, या इधर चले जाते हो, टर्न तो आता ही आता है ना। जब भी हम टर्न लेते हैं वी आर इन ए सर्कुलर पाथ, वी आर इन ए, हमें सर्कुलर टर्न लेना है ऑफ रेडियस 100 मीटर, ऑफ रेडियस 100 मीटर विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6। Find the frictional force required, find the frictional force required to cross the turn, to cross the coefficient friction 0.6 तक है, तो तुसी लभना की है, you have to calculate the frictional force required to take the turn। बेटे रोड है, क्या रोड के बारे में कुछ बताया कि रोड टर्न पे बैंक हो गई या लेवल ही है, कुछ बताया? तो फिर रोड फिर केड़ी है, साडी हाईवे की रोड है कि साडी सिटी की रोड है? सिटी में बैंक्ड रोड नहीं मिलती, लेवल रोड मिलती है ना, फ्लैट। बट अगर आप देखो ये जो पुल चढ़ रहा है ना, ऊपर पुल पे चढ़ जाओगे ना कभी, तो टर्न आता है, टर्न ऐसे बैंक्ड है, वो वाली रोड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। गाड़ी की बात करें कि बाइसिकल वाले की, आप बताओ, जब ऐसे बाइसिकल वाला आएगा, टर्न करेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे पहुँचा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? डायरेक्शन चेंज होने से कौन सा इनर्शिया आता है, रोल प्ले, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। गाड़ी इतनी बड़ी फास्ट चल रही है, अचानक से लेफ्ट टर्न ले लिया, तो क्या चांसेस हैं? एक तो हम जाएंगे राइट में, गाड़ी के टायर्स कहाँ जाएंगे? इसको क्या बोलेंगे, स्किडिंग बोलेंगे, स्लिपिंग बोलेंगे? स्किडिंग। स्किडिंग अगर हो गई तो टर्न लिया गया कि गिर गए? टर्न नहीं लिया गया ना। स्किडिंग से बचाएगा कौन? स्किडिंग इधर को खिसक रहे हैं टायर, दे आर स्लिपिंग दिस साइड। स्लिपिंग को कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। कौन अपोज करता है स्लिपिंग को? तो अगर स्लिपिंग इधर को हो रही है या स्किडिंग इधर को हो रही है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? मीन्स ये साइकिल के टायर्स अगर यहाँ को स्किड कर सकते हैं, कर सकते हैं स्किड इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? ठीक है, ये फ्रिक्शन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? कोई बैलेंस कर रहा है इसको? और ये फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल।
जब भी नेट फोर्स सर्कल के सेंटर पे लगती है उस फोर्स का नाम क्या होता है जो बॉडी को सर्कल में घुमाता है? सेंट्रीपिटल। किस नाम होता है? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। अच्छा, ये बाइसिकल वाला है बंदा, ठीक है, फ्लैट रोड पे था, नॉर्मल डायरेक्शन ये होगा इसका, वेट कहाँ लगेगा? यही होगा ना। तो फ्रिक्शन कहाँ लगनी है टायर की? इधर लगनी है ना। अगर ये फ्रिक्शन ना लगती टायर कहाँ जाते? स्किड कर जाते ना। अच्छा, हमें ये पता जब टर्न लेते बाइसिकल बेंड होता है ना होता है? क्या क्वेश्चन में बेंडिंग पूछी है? पूछी बेंडिंग? नहीं पूछी। देर ओनली आस्किंग कितनी फ्रिक्शन होगी। अब काम करते हैं हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं बात करेंगे। हमारे लिए इसका मीनिंग, हम साइकिल वाले को बेंड सपोज ही नहीं करेंगे वो बेंड की है, हमारे लिए वो बेंड ही नहीं किया, क्योंकि बेंडिंग करेंगे तो हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा, बट एंगल गिवन है नहीं। तो अगर हम सिंपल जो डेटा गिवन है उससे काम करें, फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया? ये अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस फोर्स है? अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ नेट अनबैलेंस फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू, यहाँ पे कौन सी एक्सप्रेशन लगेगी? जो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर रही है कि डायरेक्शन चेंज कर रही है? कौन सी फोर्स या कौन सी एक्सप्रेशन डायरेक्शन चेंज करती है? ओनली फोर्स विच चेंजेस द डायरेक्शन ओनली। सेंट्रीपिटल कौन सी फोर्स होती है? और सेंट्रल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है जी। और फ्रिक्शन, वो बात कर रहे हैं कौन सी फ्रिक्शन की? जो स्किडिंग से प्रोटेक्ट करे। कौन प्रोटेक्ट करे? मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाए बट स्किडिंग, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम होता है सर? और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल डायरेक्शन। क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, इस सम में बेंडिंग की बात नहीं करनी हमने, क्योंकि हमें एंगल नहीं बताया कितने एंगल बेंड हुई, तो हम मान के चलेंगे साइकिल वाला ऐसे टर्न कर रहा है, बेंडिंग नहीं हुई। अगर साइकिल वाले की बेंडिंग नहीं हुई तो साइकिल अगर बिल्कुल फ्लैट ऐसे जा रहा है, उसका वेट कहाँ लगेगा? दैट इज mg। नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगेगा? तो n इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? mg के इक्वल ही आ जाएगा। मास कट गया, निकालना क्या है? क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो चाहे आप v की वैल्यू पुट करके निकाल लो, चाहे म्यू mg कर दो। मैंने तो v निकालना शुरू कर दिया ना, तो इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स सिंपल क्या आनी थी? अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये निकाल देना, अदरवाइज ऐसे कर दो। क्या म्यू गिवन है? जी गिवन है? कर सकते हैं। बट इस केस में याद रखना, मैंने बेंडिंग शो की है नहीं। अगर बेंडिंग शो करें तो वो क्या होता है? मैं दोनों चॉइसेस करवा के दिखाता हूँ। ये कौन सा था? विदाउट बेंडिंग। बेंडिंग नहीं हुई, ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिया तक। दिस इज विदाउट बेंडिंग। विदाउट बेंडिंग करना तो आपने सिंपल ऐसे कर देना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ पेपर में। अब आते हैं विद बेंडिंग। रियलिटी में क्या होता है? जब टर्न करते हैं तो बाइसिकल बेंड करता है कि नहीं करता? करता है ना बेंड। अब बेंडिंग की बात करेंगे। यहां तक कर लिया। अब देखो, फ्लैट रोड थी, ये बाइसिकल, नीचे क्या लगेगा? कांटेक्ट सरफेस जो है ये है, गाड़ी का कांटेक्ट ऐसे बना हुआ है यहाँ पे कि ऐसे टेढ़ा बना हुआ है। टेढ़ा बना हुआ है ना, तो नॉर्मल क्या होता है? हमेशा बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ऐसे होता तो नॉर्मल कहाँ जाता? अगर ऐसे हो गया तो नॉर्मल कहाँ जाएगा? ठीक है, तो नॉर्मल गया इधर। वर्टिकल डायरेक्शन ये है, कितना एंगल बनाया? थीटा। टर्न कर रहे हैं ना, कहाँ टर्न कर रहे हैं? डायग्राम में देखो कहाँ टर्न कर रहे हैं? इधर। तो हमने नॉर्मल डायरेक्शन के दो कंपोनेंट कर दिए। ये कौन हो गया? एन कॉस थीटा। थीटा के साथ कौन होता है? और ये कौन हो गया? ठीक है कि नहीं? और यहां पे क्या लगेगी? स्किडिंग इधर होनी है ना, इधर होनी स्किडिंग। फ्रिक्शन कहां लगेगी? तो बॉडी को टुवर्ड सेंटर कौन लेके आएगा? कौन घुमाएगा? ये फ्रिक्शन ओनली के एन साइन थीटा भी घुमाएगा? दोनों घुमाएंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर ऐड होते हैं कि सब्ट्रैक्ट होते हैं? सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर क्या होते हैं? ऐड। ऑपोजिट वाले क्या होते हैं? क्या इनको कोई अपोज कर रहा है फोर्स? क्या ये दोनों का रिजल्ट अनबैलेंस्ड होगा कि बैलेंस्ड होगा?
किसके इक्वल होएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सी आएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल में घूम रहे हैं। हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन। अब एक देखो, अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या हमें एंगल दिया हुआ था बेंडिंग वाला, नहीं दिया हुआ था ना, और अपवर्ड फोर्स कितनी है, तो मैंने आपको ये भी इक्वेशन बता दी। क्या इस इक्वेशन से आंसर निकल सकते हैं इजीली? इससे आंसर तब निकलेंगे अगर हमें क्या पता हो, एन पता हो, थीटा पता हो, तब निकलेंगे। अगर मेरे को एंगल भी बता देते ना कि 45 डिग्री पे बेंड हो गया, तो मैं वहाँ से एन निकाल लेता, एन की वैल्यू यहाँ पुट करते तो फ्रिक्शन निकाल लेते इजीली। बट क्या यहाँ पे ऐसा गिवन है हमें क्वेश्चन में? तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन ही नहीं है कि एंगल पे कितने बेंड किए, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। और मैंने देखो फॉर्मूला लर्न नहीं करवाया, पेपर में याद रखना, लर्निंग फॉर्मूले की जो डिफिकल्ट वाले फॉर्मूले होते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं, उनको डेरिवेशन देखो। क्या ये डेरिवेशन बहुत बड़ी है? सिर्फ मेन डायग्राम बनाने आनी चाहिए थी ना, डायग्राम बनाइए और दो फॉर्मूले लिखे, बस इतना किया है। अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि जब गाड़ी टर्न करती है, बाइसिकल टर्न करता है, कभी हम हवा में या नीचे आते हैं, कभी टर्न करते करते ऊपर हो जाते हैं, नीचे जाते हैं, नहीं जाते, तो अपवर्ड डाउनवर्ड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अगर सेंटर की तरफ बेंड हो रहे हैं तो नेट वर्ड फोर्स जो सेंटर की तरफ होगी किसकी इक्वल होगी, सेंटीमीटर। अब जो पूछेंगे कर देंगे। तो अगर पेपर में एंगल नहीं दिया तो हम बेंडिंग एज्यूम नहीं करेंगे, अगर एंगल दिया हुआ है तो बेंडिंग कर देंगे। समझ लगे क्वेश्चन कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें नहीं है, आप कोई जो बुक रेकमेंड की उसमें बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कभी प्रॉब्लम आती है कि समझ ही नहीं लग रही, उसका बेसिक रीज़न होता है कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो होती है एक्टिव लर्निंग, और वो सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है टाइम। अगर हम घर जाकर टाइम डिवोट कर रहे हैं पढ़ाई में तो कभी भी हमारे नंबर कम नहीं हो सकते, कभी हम पीछे नहीं रह सकते। अगर हम घर जाकर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, या हम पढ़ने बैठते हैं, हम सिर्फ अपने नोट्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, तब भी हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो डेली हैबिट डालो, डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 10 क्वेश्चन करने ही करने घर जाकर। अपनी बुक खोलनी है रेफरेंस, उसमें चाहे शुरू करो पहले एग्जाम्पल से, 10 एग्जाम्पल तो करके जानी है मैंने टॉपिक की, और जो नहीं आती वो अगले स्कूल में आके पूछो। ये काम आपको करना पड़ना। जब तक आपके डाउट्स नहीं होंगे तब तक मीन्स आप एक्टिव स्टडी नहीं कर रहे, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ठीक है देखी जाएगी, और ईयर एंड में आके हम सब बड़े गंदे नंबर आते हैं हमारे। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हमें अच्छी जगह सेटल होना कल को, अगर हम सोचा हुआ कि हमें डॉक्टर MBBS करनी है, हमें नीट क्वालिफाई करना है, तो हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सिलेबस सेम ही है, बोर्ड लेवल और JEE मेंस लेवल और नीट लेवल तीनों सेम है, सिर्फ JEE एडवांस ऊपर होता है, बाकी तीनों सेम लेवल पे ही हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचो कि बोर्ड में अलग क्वेश्चन है, बोर्ड में भी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 24 मार्क के तो अभी MCQ आते हैं 70 में से, इस साल शायद 24 से ज़्यादा हो जाए, तो MCQ तो आने ही आने हैं। और एक MCQ ठीक हुआ तो नंबर, गलत हुआ तो पूरे नंबर कैंसिल, कोई नंबर दे ही नहीं सकता उसमें। थ्योरी में तो फिर नंबर मिल जाते थे ना हमें, MCQ में तो मिलते ही नहीं। तो नंबर अगर इंक्रीज़ करने हैं तो सिर्फ एक ही चॉइस है, क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। टारगेट 10 क्वेश्चन से शुरू कर लो, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन से शुरू कर लो, जो नहीं आते टेक्स्ट से पूछो। ऐसे एक क्राइटेरिया डेवलप कर लो, 10-15 डेज लगा के देखो, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आने शुरू हो जाएंगे और सभी में इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बट चल रही वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन पहला, बेटे असर्शन आपने बताना कि स्टेटमेंट करेक्ट है। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में अगर चलते हो, मास जो होता है वो इनर्शिया को डिपेंड करता है, यहाँ डिफाइन करता है। क्या ये ठीक है कि नहीं? ये टेबल को स्टार्ट करवाना मोशन में इजी है कि डस्टर को, क्या ये चौक को? किसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा था? इनर्शिया होता क्या है? इंटरनल एबिलिटी, मेरी बॉडी की एबिलिटी नॉट टू चेंज माई स्टेट। एनू मूव करवाना, फिर ए टेबल, फिर डोर भी है, डोर चलो घट है, बिल्डिंग सब तो डिफिकल्ट है। बिल्डिंग जितना मर्जी धक्के मार लो, बिल्डिंग कभी पुश नहीं होएगी। कारण की है? मास ज़्यादा। इनर्शिया क्या है? बहुत हाई। ट्रेन को ब्रेक लगा के रोकना ईजी है कि बाइसिकल को? कारण क्या है? मूविंग बॉडी को रोकना होता है तो आपको पहले उसका इनर्शिया देखना पड़ना है। ट्रेन को जब ब्रेक लगाते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म ते आन दे विच भी 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है, बड़ी पहला ब्रेक लगती है, प्लेटफॉर्म पे आके बड़ी देर बाद रुकती है। क्यों? मास बहुत ज़्यादा है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट है, उसको स्टार्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? इनर्शिया ज़्यादा। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप नोट भी कर लो, क्योंकि पेपर में ना एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, डेफिनेशन सभी ने रटी हुई है, लिखा होगा। ऐसा क्वेश्चन 15-20 साल हो गए हैं, आया ही नहीं हुआ। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है? इनर्शिया के ऊपर उन्होंने प्रॉपर्टी पूछ ली है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है।
और वो तब करेक्ट इनकरेक्ट बताओगे अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी होगी ना। क्रैमिंग नहीं करनी है, पढ़ना है चीज़ों को, और चीज़ों को पढ़ के चेक करना है कि हमें कितनी नॉलेज है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन जो मैंने लॉ ऑफ मोशन के दिए हुए बड़े मोस्ट ऑफ देम बड़े एप्ट क्वेश्चन है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला अगर आप इनको कर लेते हो। और सिर्फ MCQ के आंसर टिक करके आने, एनालाइज भी करना, सोचना। जितना सोचोगे ब्रेन उतना डेवलप होगा। ठीक है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती है पता है आपको? आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है। कल को आपने बीइंग ए डॉक्टर ऑपरेशन करना, ट्रीट करना बंदे को, तो हमें डिसीजन लेना है, वो डिसीजन मेकिंग ब्रेन से लेनी है ना। अगर आपका ब्रेन डेवलप होगा कि आपको मेजर आपने प्रॉब्लम ब्रेन से सोचा हुआ चीज़ों को पहले, तो आपकी हैबिट होगी चीज़ों को सोचने की कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? फिजिक्स। इसलिए एस्पायरिंग डॉक्टर को फिजिक्स पढ़ाई जाती है। काम तो उनके बड़ा कम मानी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आती है, बट ये क्यों करवाई जाती है? आपके ब्रेन को डिसीजन मेकिंग में एप्ट बनाना होता है। अभी हम सोचते हैं कोई चीज़, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, मीन्स हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल कम किया। जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल शुरू कर दो करने, आपके थिंकिंग पावर, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इसका रीज़न लिखा हुआ है ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही बताया ना रशिया में। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन टू द असर्शन। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, समझ लग गई? जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ अरेंज करके देखो, सारी फिजिक्स ईजी हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स का असली नाम पता क्या है? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस है इसका नाम। फिजिकल साइंस का मीनिंग जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना आपके अराउंड, जो चीज़ें नज़र आ रही है वो कैसे वर्क कर रही है, वो फिजिक्स है। जे बार बदल बने तो क्यों है, बदलना तो बारिश क्यों आएगी? फिजिक्स में। हाँ, बदलों के अंदर पानी केड़ा भरिया हुआ है, और पानी की क्वांटिटी कंसनट्रेशन वो केमिस्ट्री दस देगी। दो बादल आते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, कोलाइड करते हैं, बारिश होती है। ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। बट बारिश होकर कितना पानी नीचे डिगेगा, कितनी स्पीड में डिगेगा, क्या क्लाउड ब्रस्ट होने की पॉसिबिलिटी एक पर्टिकुलर स्टेट में है कि नहीं है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, सब फिजिक्स पता। ठीक है, लगा पता? चलो पहला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी जीरो, ये हमने पहले भी किया। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्यों है? सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं कि मल्टीपल? सिंगल फोर्स कभी बैलेंस हो सकती है? सिंगल हमेशा की होगी अनबैलेंस्ड। मिनिमम एक फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको उसके ऑपोजिट फोर्स इक्वल लगानी पड़ती है। और अगर आपको दो फोर्स को बैलेंस करना होता तो क्या करना होता है? अभी पढ़ा था हमने, इन दोनों का क्या निकालो? रिजल्टेंट। क्या निकालना है इन दोनों का? उसके अगर रिजल्टेंट इधर निकल रहा है, आपको नेट फोर्स कहाँ लगानी पड़नी? ऑपोजिट। ठीक है, कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है, देन उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है। ठीक कह रहा है कि नहीं? क्या नेट फोर्स जीरो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकता है? सोचो, बॉडी मोशन है बट नेट फोर्स जीरो है, इज इट पॉसिबल और नॉट? मैं कह रहा हूँ है। यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जब देखो मेरा हैंड देखना, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नेट फोर्स कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, बट वेलोसिटी नॉन जीरो है ना? ट्रू है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होती है बट वेलोसिटी जीरो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन कहता है बोथ एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन कहता है फोर्स पे डिपेंड ही नहीं करती। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है ना। क्या फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? तो ये रीजन गलत हुआ कि नहीं गलत? रीजन गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कोई बेटे डाउट किसी को? समझ लग रही चीज़ें? ठीक है, ये होती है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव लर्निंग। जब क्वेश्चन को पढ़ के सोचते हैं ना, और ये काम आप सेल्फ कंसाइंस में कर सकते हैं। ये तो मैं क्लास में आज करवा रहा हूँ, मैं और 5 दिन करवा लूँगा, 10 दिन करवा लूँगा, फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा, मेरे को सिलेबस करवाना पड़ेगा। तो आपको हैबिट डालो कि मिनिमम 10 क्वेश्चन के ऊपर एनालाइज करो, सोचो घर जाके। मिनिमम बुक्स आपके पास हैं सभी के पास, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपने उनको करने ही करने, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथमेटिक्स। धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर सेम क्वांटिटी। इम्पल्स क्या होती है? फोर्स एंड टाइम होता है। क्या इम्पल्स मोमेंटम होता है कि चेंज इन मोमेंटम होता है? अपनी कॉपी पे लिखो, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम नॉट मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम नहीं है, क्या है? चेंज इन मोमेंटम फोर्स एंड टाइम। तो ये ठीक है, इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर सेम क्वांटिटीज, एंड मोमेंटम आर सेम क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन के पेपर में नंबर मिलेंगे बच्चों को, पता क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी सेम है, तो सेम क्वांटिटी।
कुछ बच्चे कहेंगे नहीं तो इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के नंबर पेपर मिल जाते हैं जब एम्बिग्युइटी होती है, ठीक है। वैसे इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए था, इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। रिप्रेजेंट ये होता है फॉल्स, सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करते, बट दे हैव सेम यूनिट, दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। रीजन कहता है बोथ क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट। ये ठीक है कि गलत है? दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट, ये ठीक है। मतलब रीजन बिल्कुल ओके है, स्टेटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर पता क्या करेंगे, फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्या हमारी कोई ऑप्शन है कि असर्शन रॉन्ग, स्टेटमेंट रीजन करेक्ट? ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मीन्स असर्शन को करेक्टली लिखना पड़ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बंद कर देते हैं। अच्छा, क्रिकेटर ने बॉल को कैच करना है, कहते हैं क्रिकेटर मूव हिज हैंड फॉरवर्ड टू कैच द बॉल। आगे करता है कि पीछे लेके आता है? बॉल मतलब स्लिप पे खड़े हैं, स्लिप पे बड़ी हाई स्पीड बॉल आ रही है, बैट्समैन कैच लगा, तो कीपर ने बॉल कैसे कैच करनी है? ऐसे करनी कि ऐसे करनी है? टाइम को बढ़ाएगा क्योंकि बहुत हाई स्पीड से आ रही है, हाई स्पीड से बॉल फिंगर को हिट करेगी, तोड़ देगी। वो क्या करते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट होता है बॉल का, पीछे ले आते हैं, टाइम क्या कर देते हैं, इफेक्ट फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। तो ये गलत है ना, फिर मूव फॉरवर्ड नहीं करता ना, कहाँ करता है? बैकवर्ड। गलत। कहता है ही ट्राई टू डिक्रीज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। क्रिकेटर क्या ट्राई करेगा, टाइम को इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल डिक्रीज करेगा? बॉल यहाँ पकड़ ली, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, डिस्टेंस तो बढ़ा ही रहे हैं, अगर फॉरवर्ड करेंगे तो डिस्टेंस क्या करेंगे, कम। क्या उसके लिए डिस्टेंस को कम करना है कि टाइम को इंक्रीज करना? टाइम को इंक्रीज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी हमने असर्शन रीजन के शुरू किए हैं, तो बाकी होमवर्क में आपने इनको रिवाइज करो, ठीक है, ठीक है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास में, ठीक है। और जो फर्स्ट लेक्चर वो भी इसके साथ ही अपलोड हो जाएगा, तो आपने घर से करना उसका कंप्लीट, ठीक है।